लाइफ में ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैं हम्बल होता हूँ। एंड अभी जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट है सुशी टॉक्स पर, उन्होंने मुझे फिजिकली ह्यूमिलिएट करा था और मेरे को हम्बल कर दिया लाइफ में। सुशी टॉक्स विद जयंत तनेजा। Hi, हेलो सुशी। तो जयंत और मैं पिछले साल इंटर माहे में मिले थे। इंटर माहे एक बॉक्सिंग इवेंट था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, केएमसी मैंगलोर, केएमसी मणिपाल, डिफरेंट डिफरेंट जगह के बच्चे आके एक दूसरे को पीट रहे थे। एंड मेरे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर विनोद नायक ने मुझे बोला कि हमारे पास कोई भी लाइक हमें एक दिन पहले, इवेंट से एक दिन पहले मुझे कॉल आता है कि हमारे पास केएमसी से रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी बंदा नहीं है, तेरे को हम तेरा नाम दे रहे हैं। तो मैं आई वॉज ओवरवेम्ड ऑल्सो एंड आई वॉज रेडी, ठीक है, टू गेट बीटन अप, बट ऑब्वियसली थोड़ा पीटने का भी मन था। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, जयंत तनेजा मेरे ओपोनेंट थे एंड वी हैड 4 अमेजिंग राउंड्स ऑफ बॉक्सिंग टुगेदर। उस पर्टिकुलर मैच में मैंने इतना कुछ सीखा जो मैंने आई थिंक पूरे साल में ना सीखा हो। तो जयंत भाई, जस्ट डिस्क्राइब व्हाट वर यू फीलिंग ड्यूरिंग द मैच। यार मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं सबसे पहले तुझे देखा ना वहाँ पर बॉक्सिंग मैच में, मैं कहा यार ये कोई नया क्लाउन है, और मेरे को देखते पता लग गया था है अपने साइड का ही, दिल्ली साइड का। तो ये वहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मैं ना दाढ़ी नहीं काट सकता, सर प्लीज दाढ़ी मत कटवाओ। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्यों, क्योंकि एक दिन पहले नोटिस मिला, इतनी कोई बड़ी डील थी नहीं। हाँ। इसको अपनी दाढ़ी कुर्बान करनी पड़ती। पर चलो, जैसे जैसे उन लोगों ने भी इसको बोला नहीं ऐसे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये शेव करवा कर आया। मेरी गांड फटी पड़ी है कि यार इतना बड़ा साइज का आदमी और सामने खड़ा है और इतना लंबा, इसके मुंह तक पहुंचूंगा कैसे। और बस मतलब फिर मैं कहा चलो, जैसे लगा हनुमान जी का नाम लिया और हम घुस गए अंदर। अब पहला राउंड में पता तो लग गया था कि इसको बॉक्सिंग नहीं आती, पर भाई में जान पूरी है। थैंक यू। और भाई बस मार रहा है अच्छे वाला, और मैं मार भी खा रहा हूँ वहां पर। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से डिफेंस करूं। कुछ नहीं हो रहा, एक जैब, एक क्रॉस और एक अपर कट। हाँ। बस ये भाई इसी 3 पंचेस का कॉम्बिनेशन मेरे पे फेंके जा रहा है एक साथ। और मैं वहां पर बैठ के सिर्फ सोच रहा हूँ कि यार मतलब क्या करूं मैं इसका। ठीक है, तो बाय द जीरो टेक्निक थी बिल्कुल। हाँ, तो बाय द टाइम आई केम टू सेकंड एंड थर्ड राउंड, अब मैं कहा अब थोड़ा स्ट्रैटेजिकली खेलते हैं, अब थोड़ा मारेंगे। 1-2 बारी मुझे टाइम आउट मिला, 2-4 बारी इसको भी मिला। नाउ केम टू द 4th राउंड। अब 4th राउंड में पता लग गया था भाई की हवा पूरी तरह से टाइट हो गया। कार्डियो वाज द मेन इशू जिसके कारण। एग्जैक्टली, तो गार्ड इसका डाउन, ओपनिंग पूरी क्लियर दिख रही थी, पर तब तक मैं भी धुंधला गया था पूरी तरह। तो इतना में पीछे से मेरे पास आवाज आती है दोस्त की, ही इज ऑल्सो अ वेरी प्रोफेशनल बॉक्सर। तो दोस्त की आवाज आती है कि ओपनिंग है, मार दे, थक गया। और वहीं पर मुझे बस बढ़िया ओपनिंग दिखी। मैं कहा अब अपर कट से खत्म करते हैं। मैंने 2 राइट हैंड से अपर कट मारा और वहां पर सीन खत्म। अब भाई ने इतने प्यार से बताया कि इन्होंने मेरे को 2 अपर कट मारे हैं, बट मैं उस टाइम पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो फर्स्ट राउंड में आई वाज जस्ट असेसिंग दूसरे भाई की पावर। तो जयंत भाई के पंचेस में उतनी जान थी जितनी मेरे को लग रहा है मैं जो ऑपोजिटली इनको फेंक रहा था। सेकेंड एंड थर्ड राउंड में मैंने थोड़ी सी टेक्निक सीखी थी आधे घंटे पहले, बॉक्सिंग मैच शुरू होने से पहले, वो मैं सारी टेक्निक भूल गया था, सारा फुटवर्क भूल गया था। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आ रही थी कि भाई मान लेते मैं हूँ जाट और ये गुजर और हम कर रहे लड़ाई, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीन हो रहा था मेरा। एंड 2 से 3 जो सेकंड एंड थर्ड राउंड था उस पर तो बस मैं हे मेकर्स ऊपर से, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से मिल रहा है वहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चौथे राउंड तक मेरा बिल्कुल कार्डियो ने जवाब दे दिया था। मेरी सांस फूल गई थी और भाई ने एक बहुत क्रेजी ओपनिंग देख ली थी। तो हुआ क्या, इसने मेरे को पहला अपर मारा। जब इसने मेरे को पहला अपर मारा तो मेरा जो माउथ गार्ड है ना वो थोड़ा आगे की तरफ हो गया। एंड और मेरा ना, मैंने अपने जो इंसाइजर्स है उससे मैंने पकड़ा हुआ था कि वो निकल ना जाए, उसके कारण ही हमें स्टॉपेज भी मिली थी उस पर्टिकुलर राउंड में। भाई ने फिर जैसी पहला अपर मारा उसका दूसरा अपर मार दिया। और इस चक्कर में क्या हुआ, ये वाला जो जॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। मेरा लेफ्ट वाला सबलक्सेट हो गया। डिसलोकेशन से जस्ट पहले की चीज होती है सबलक्सेशन, मेरा ये पूरा जॉइंट सब सबलक्सेट हो गया और मेरा माउथ गार्ड बाहर निकल गया। अब मैं रिंग साइड जाता हूँ, डॉक्टर अर्जुन टोकस मेरे रिंग साइड मेरी हेल्प कर रहे थे, जिनके साथ मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा पॉडकास्ट में बाय द वे। वो बंदा मुझे बोलता है अरे भाई अपना मुंह तो बंद कर। और मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई मुंह नहीं बंद हो रहा, ठीक है, और वो बिल्कुल हो नहीं रहा। तो अर्जुन टोकस ने क्या किया, 2 उंगली ली, नीचे किया, ऐसे किया, ऊपर वापस कर दिया। तो मतलब एक तरह से ट्रैक्शन देके वापस किसी तरीके से कर दिया। फिर मैं गया फिर से पिटने, मेरा माउथ गार्ड फिर से निकल गया और भाई जीत गया था। इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई मैंने ऐसा देखा है जो फाइट गेम है,
चाहे आप कोई भी मार्शल आर्ट कर रहे हो, सिर्फ दो तरह के लौंडे करते हैं, जो स्कूल में या तो बुली हुए थे या जो स्कूल में बुली करते थे। और जो बुली हुए थे वो इसको ज़्यादा डेडिकेशन से लेते हैं। मैं थोड़ा बुली सा पर्सन था, ठीक है, तो मैं हमेशा ना ओवर कॉन्फिडेंट रहता था। एंड ये पहली बार हुआ था लाइफ में कि कोई मेरे साइज का बंदा मेरे से लड़ाई कर रहा है, ठीक है। एंड दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि एक बार किसी से, मतलब किसी अपने साइज वाले के साथ लड़ना, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बता यार, you have a background in wrestling, not boxing, just like Logan Paul. भाई तो तूने मार्शल आर्ट्स में क्यों आया? तू कोई भी तूने ये वाला स्पोर्ट क्यों लिया जो फाइटिंग से एसोसिएटेड है? मैं सोनीपत में पढ़ता था। इट्स लाइक पीक हरियाणा प्लेस, टोटली फिल्ड विद जाट्स एंड एवरीथिंग। और वहाँ पर स्पोर्ट्स का इन्फ्लुएंस ऐसे होता था कि कोई भी स्पोर्ट्स है तो हाँ सोनीपत में इन्फ्लुएंस अच्छा वाला है। मोर और मैं वहाँ पर एक लिटिल एंजल स्कूल में था। तो लिटिल एंजल तो कहीं से नहीं भाई। भाई मतलब वो सिर्फ नाम का लिटिल एंजल था, जितने स्पोर्ट्स पर्सन थे सारे वहीं से, बैडमिंटन के सारे स्टेट लेवल नेशनल लेवल प्लेयर वहीं से निकल रहे हैं। और हरियाणा इज काइंड ऑफ अ प्लेस कि अगर वहाँ पर तुम्हारा स्टेट लेवल पे तुम पहुंच गए ना, तुम्हारा स्टेट लेवल पे रैंक आ गया तो तुम्हारा नेशनल लेवल पे रैंक पक्का है। वो ऐसा होता था। एंड आई मतलब काफ़ी टाइम तक मुझे पता नहीं होता था कि ये क्यों हो रहा है, बट लेटर ऑन जब मैं आगे बढ़ा ना और जब चीज़ें देखी बाहर आगे कि अच्छा जो मेरा पहले का लिविंग पैटर्न था इट वॉज मच हेल्थियर, इट वॉज मच बेटर। मतलब वहाँ पर जिधर मैं रहता था ना, वहाँ पर एक गांव से दूध आता था, जैसे रोज़ सुबह दूध वाला आता है दूध देने, तो वो आता था। तो वो दूध भी इतना थिक होता था कि उसको 2 बार मलाई निकलवाओगे ना तो 2 बार उसमें इतनी मोटी लेयर निकलती थी मलाई की। मैंने ऐसा दूध देखा ही नहीं है। कहाँ आता है अपना? हाँ भाई, अपना अमूल का तुम फुल क्रीम भी ले आओ, हाँ, नहीं है इतना, कहीं भी नहीं है। तो वो चीज़ एक होता है ना, वो देसी बना, दैट इज लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू हार्ड। तो वो एक चीज़ काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो देन आई केम टू रेसलिंग। रेसलिंग वहाँ पर लोकली होती थी, तो आई लर्न दैट काफ़ी हद तक। दो आई वॉजेंट इन टू वेरी प्रोफेशनल वगैरह था, मैं एक बड़ा स्टूडियस सा ही लड़का, तभी भी चश्मा लगा हुआ था, एवरीथिंग वॉज टोटली मतलब बिल्कुल ही पढ़ाकू वाला सीन होता था। पर रेसलिंग हुई, फिर उसके बाद हमारे कॉलेज स्कूल के अंदर ही बॉक्सिंग भी होती थी। तो आई वाई नॉट, बॉक्सिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब ना ऐसा हो गया, हाँ भाई मार पिटाई का अच्छा वाला शौक है, तो मज़ा आ रहा है। हाँ। तो हम भाई अच्छी खासी मार पिटाई में, पूरी गुंडागर्दी तो नहीं करते थे खैर, पर हाँ शौक पूरा था कि कहीं भी लड़ाई, बिकॉज अगेन वो तुम्हारा जो यंग ब्लड होता है ना, और एक वो गर्मी होती है हरियाणा के अंदर रहकर, तो वो शुरू से थी। हो जाए लड़ाई क्या दिक्कत है, चले जाएंगे, ठीक है हो जाए। अब तो यहाँ मणिपाल आके ऐसा लगता है यार कोई लड़ाई नहीं हुई यार बड़े टाइम से। पर तो लोग बैट और बेसबॉल बैट भी नहीं रखते भाई। एग्जैक्टली। वहाँ पे अभी भी हमारी गाड़ियों की सीट के नीचे ना डंडा रखा होता है एक, कि हाँ कहीं लड़ाई होती है तो यहाँ से अभी डंडा निकाल के कर लेंगे लड़ाई, कोई चक्कर नहीं है। तो वो चीज़ हमेशा रहती है, एक शौक था, धीरे धीरे करते करते आए। देन आई शिफ्टेड टू करनाल व्हेन आई केम इन 10th क्लास। 6th क्लास से रेसलिंग से स्टार्ट हुए, देन अपना बॉक्सिंग, और फिर 10th क्लास में मैं करनाल शिफ्ट हुआ। इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स का 0। देन आई केम टू अ मोर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स कि हाँ भाई पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई भी कर ली, पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, शरीफों की तरह रहे, कुछ ज़्यादा नहीं किया। देयर आई बिकेम द बुली किड। जो तुम कह रहे हो ना तुम बुली करने वाले थे, मैं बुली होने वाला था, क्योंकि पढ़ाकू का टैग लग गया था। स्पोर्ट्स हम करते नहीं थे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतना ना कोई शौक था ना कुछ था। 9th क्लास तक करते थे एक्स्ट्रा को करिकुलर, सिंगिंग डांसिंग आर्ट वगैरह सब किया, पर 10th में आकर कुछ नहीं, सिर्फ आवारा कर दिया गया, मोटे भी हो गए, सब कुछ हो गया। जैसे तैसे भाई 11th-12th में जेई की तैयारी करके 12th के बाद वापस जिम ज्वाइन किया अच्छा वाला, और MMA के साथ थोड़ा बहुत टच में रहा। एंड आफ्टर 12th इट वॉज टोटली फाइन, वापस वेट अपना नॉर्मल पे लेके आया, देन बिल्ड बैक द मसल, और फिर उसके बाद टोटली। तो वो दैट वॉज लाइक अ हार्डर पार्ट एक तरह से कह लो, क्योंकि जो डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर बचपन में होता है ना, और उसको बाद में लेकर आना, इट्स मच डिफिकल्ट। मुझे एक चीज़ बता, कोई भी फाइटिंग डिसिप्लिन जो है वो एक इंसान की साइकोलॉजी को कैसे शेप करता है? यार वो ना तुम्हें एक तरह से दिखा देता है कि कितनी ब्रूटली तुम मार खा सकते हो एक्चुअल में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट लाइक बीटन अप ऑल्सो, क्योंकि उससे ना तुम्हें एक तुम्हारी कैपेसिटी ज़रूर पता लगती है, और एक ना कहीं आइडिया हो जाता है कि भाई अगर इसको तुम एज अ होल लाइफ शेप करके चलोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा जितने मर्जी पंचेस थ्रो कर लो, कई के बारी तुम नहीं भी जीतने वाले, तुम्हें मार भी अच्छी गाली पड़ने वाली है। और रिसेंट 4 साल की इंजीनियरिंग में मेरे को ये चीज़ भी समझ आ गई है कि भाई मार तो पड़ेगी, और मार खानी भी पड़ेगी। कोई भी स्ट्रीट फाइट होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप
लेट्स से आप किसी ऑल्टरकेशन में आ जाते हो, अगर आपने मिक्स मार्शल आर्ट्स या कोई भी ट्रेनिंग करी, लेट्स से ब्राजीलियन जिजित्सु, नहीं ब्राजीलियन जिजित्सु आल्सो, वो ऑब्वियसली स्ट्रीट फाइट्स डू नॉट एंड अप ऑन द ग्राउंड, एग्जैक्टली बट अगर आपने कोई भी मिक्स मार्शल आर्ट किया हुआ होता है ना, तो आप उन सिचुएशंस में काफी काम, कूल एंड कलेक्टेड होते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप एग्जैक्टली कोई गलत स्टेप ना ले लो। एग्जैक्टली क्योंकि ये चीज़ ना यार हमने सीखी होती है, एक काम माइंड के साथ जाना, बिकॉज जब हम एक्चुअली में ट्रेन कर रहे हैं, डेली मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग रन्स पे जा रहे हैं, हम अपना स्टेमिना बिल्ड कर रहे हैं, तो वो स्टेमिना सिर्फ हमारी फिजिकल एंड्योरेंस के लिए नहीं है, वो हमारी माइंड के लिए भी है। बिकॉज व्हेन यू एंटर द रिंग, जो तुम्हारा एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, जो तुम बाहर प्रैक्टिस में कर रहे हो, वो स्टेमिना तुम्हारा आधे से भी कम हो जाएगा, बिकॉज योर माइंड विल बी कंज्यूमिंग योर ऑक्सीजन अच्छे वाले अमाउंट पे। जब तुम व्हेन यू एंटर द रिंग, और वो होते हैं ना कि सांस बिल्कुल ठंडी होती है, पॉडकास्ट में आने से पहले मेरी सांस ठंडी होती है क्या, फर्स्ट टाइम कैमरा के आगे आ रहे हैं, तो वो जो सांस ठंडी होती है ना, उसमें माइंड ना काफ़ी चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है एक बारी में, और मैं लड़ रहा हूँ उस टाइम पे आई हैव टू सी कि मेरी इतनी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में है, एंड आई हैव टू सी कि अभी इसका कहाँ से कौन सा पंच आ जाए, एंड इन व्हाट वे आई हैव टू एक्ट। तो वो चीज़ मेजर ऑक्सीजन ले जाती है, जिसकी वजह से 1 या 2 राउंड्स तुम्हारा जितना भी स्टेमिना हो, यार 2 या 3 मिनट का राउंड ही तो है, उसमें भी नहीं टिक पाएंगे तो फिर क्या है। यार मेरे को तो बहुत इशू हुआ था। मेरे को एक चीज़ बता, अगर एक बंदा बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए कार्डियो इज किंग, हाउ कैन वन डू स्पेसिफिक जिम रूटीन्स जिसमें वो कार्डियो इंकॉर्पोरेट करे, जो बॉक्सिंग और बाकी मार्शल आर्ट्स में हेल्प करे? यार जिम रूटीन अगर तुम चाह रहे हो ना कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, मैं माइकल बी जॉर्डन जैसी बॉडी भी बना लूंगा और उसके जितना कार्डियो नहीं करूंगा, नॉट पॉसिबल। या वेरी क्लियर, नॉट पॉसिबल। तू नेचुरली नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली Yeah. मतलब तुम एक चीज़ देखो, तुमने एक से 1.5 घंटा तुमने पूरा मतलब मसल और वेट ट्रेनिंग करी है, एंड यू थिंक कि उसके बाद तुम बॉक्सिंग लेवल का कार्डियो कर लोगे, नॉट पॉसिबल। या तो तुम स्टार्ट कार्डियो से करो, फिर तुम मसल ट्रेनिंग भूल जाओ, हाँ. उस लेवल की हैवी लिफ्टिंग। क्योंकि आधे लोग जिम जा रहे हैं हैवी लिफ्ट की सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हैवी लिफ्टिंग करनी है, मेरे को सेटिस्फैक्शन है, मैं 180 किलो वजन उठा रहा हूँ, बेशक दिखता मैं सांड जैसा हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कार्डियो नहीं करनी, कुछ नहीं करना, दैट इज कम्प्लीटली टोटली फाइन। ठीक है, अपना गोल सेट होना चाहिए। इफ़ यू हैव टू गो फॉर बॉक्सिंग, एक बहुत ही अलग रूटीन फॉलो होता है। यू हैव टू गो विथ कार्डियो एनी हाउ, जितना मर्जी हो, कुछ भी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियो, और इंक्लूडिंग रनिंग इज द मेन। और रनिंग आई सजेस्ट कि रादर दैन जॉगिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्प्रिंट्स आर बेटर, बिकॉज दे विल ऑल्सो इंक्रीज योर, जिसको कहते हैं एक बारी के लिए लड़ने की कैपेसिटी होती है ना, तुम्हें एकदम इनिशियल जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, एकदम इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसकी हैबिट पड़ जाती है बॉडी को। स्प्रिंटिंग के साथ मैंने ऐसा देखा है कि स्प्रिंटिंग इज वेरी बेनिफिशियल फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट इज कि इट लीड्स टू अ फ्लक्चुएशन इन योर हार्ट रेट। जितना फ्लक्चुएशन हार्ट रेट को दे रहे हो ना, उतना ज़्यादा अपने हार्ट को आप ट्रेन कर रहे हो कार्डियोवैस्कुलर पोटेंशियल अपना अचीव करने के लिए। दूसरी चीज मैंने ऐसा देखी है कि जो लोग स्प्रिंट करते हैं ना, उनका टेस्टोस्टेरोन, आई डोंट नो हाउ इट इंक्रीजेस। स्प्रिंटिंग ने मेरे को जॉगिंग, रनिंग एंड वॉकिंग की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट दिया है। मैं अपना टेस्टोस्टेरोन एवरी 2 वीक्स चेक कराता हूँ। अपना TSH, T3, T4, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, ये डिफरेंट तरीके के हार्मोन पैनल्स होते हैं। कॉर्टिसोल लेवल ऑल्सो मैं हर 2 हफ्ते में टेस्ट कराता हूँ। एंड मैं ना एक टाइम पे जब मैं लाइक हम लास्ट ईयर जब मिले थे, उस टाइम पे आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट। तो मैं एक छोटी चीज़ इंप्लीमेंट करता था, जैसे कि मैं मैग्नीशियम खाना शुरू कर देता था अपनी स्लीप के लिए, एंड मैं देखता था मेरे टेस्ट लेवल्स पे क्या फ़र्क आया है। जब मैंने स्प्रिंटिंग शुरू करी थी, तब भाई मेरे टेस्ट लेवल 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से 2 हफ्ते के अंदर बढ़ गए थे। आई डोंट नो, वाज इट द स्प्रिंटिंग, वाज इट माय माइंडसेट ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज आई वाज फीलिंग सो हैप्पी एंड सो लाइट एट द सेम टाइम। बट अब मेरे को एक चीज बता यार, मैंने एक चीज देखी है, बॉक्सर्स जो होते हैं ना, जैसे माइक टाइसन भी, इनका रूटीन अगर तू उस टाइम के गोल्डन एरा ऑफ बॉक्सिंग में सुनेगा, ही यूज्ड टू डू 1000 पुशअप्स, 2000 सिटअप्स, इतने सारे क्रंचेस, अब 5 किलोमीटर की जॉग वॉक। भाई ये हाई रेपिटेशन एंड ये हाई रेपिटेशन मूवमेंट्स है जिसमें आप सिर्फ बॉडी वेट यूज कर रहे हो। ये क्या आपको एक एस्थेटिक बॉडी दे सकता है? डेफिनेटली। सिर्फ अगर कोई बंदा जिम नहीं कर रहा है, उसका जिम की कैपेसिटी नहीं है। यार एक अच्छी डाइट के साथ कुछ भी पॉसिबल है। कहने को तो अंकित बयानपुरी भी है, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कोई ऐसा जिम तो हमने भी नहीं देखा। घर पर ही ईंटें रख के उन्हीं पर ही पुशअप्स मारता है, उन्हीं पे सपाटे मारता है, बर्पीज वगैरह सब कुछ उसी पर हुई, एंड ही इज क्वाइट फिट। एंड आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो एज सच, उसके केसेस में तो आई डोंट बिलीव कि ये कोई स्टेरॉइड ले रहा होगा, नॉट एट ऑल। कोई प्रोटीन इनटेक भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग इनसेन प्रोटीन इनटेक भी नहीं था। ही वाज जस्ट हैविंग 1 प्रोटीन शेक, उसमें भी काजू बादाम ही इंकॉर्पोरेट कर रहा था। मेहनत का लेवल बहुत मैटर करता है।
तुम कहो कि मैं अपने डेली रूटीन के साथ रेगुलर तुम जनरल बॉक्सिंग कर सकते हो, बट व्हेन यू कम टू प्रोफेशनल बॉक्सिंग माइक टाइसन वाले लेवल की, तुम्हारा सारा दिन में काम सिर्फ बॉक्सिंग है. दैट्स योर प्राइम गोल. You start your morning at 4 a.m. with boxing regime totally, and you end your night with proper resting and a good food, everything. So वो बिल्कुल professionals का काम आ जाता है. If you actually want to learn boxing, you want to go for boxing, including मतलब side by side your work and everything, a 2-hour boxing workout is more than enough. थोड़ा सा weight training, major cardio, shadow boxings will be more than enough. ब्रो तूने मेरे को एक चीज बताई थी, यू वर अ फैट किड राइट टू बिगिन विद. Exactly. जब तूने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी उससे पहले Yeah. भी, तू जब मोटे से पतला हुआ था, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ? Go for weight training. सीधा ही. Weight training ना? Weight training. Go for weight training any time. और वेट ट्रेनिंग के बाद आई हर्ड दिस, मतलब काफ़ी टाइम बाद मेरे को पता लगा था, दो ये काफ़ी एक पुरानी टेक्निक है कि कार्डियो बाद में करना, बिकॉज योर मसल्स आर इन अ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो उस टाइम पे योर फ्यूल विल बी योर फैट. गो फॉर इट, कार्डियो बाद में करो. स्टिल आई एम फॉलोइंग दैट रूटीन. रात को जिम जाता हूँ, उसके बाद लेट नाइट रनिंग करने जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरा रूटीन बिल्कुल ही लेट टाइम का हुआ है. इट्स लाइक टोटली ऑपोजिट. रात को जागता हूँ, दिन में सो रहा हूँ. तो आई एम फॉलोइंग दैट रूटीन. मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को, एंड एवरीथिंग इज गुड. आई एम लूजिंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेट डेली बेसिस पे. फेयरवेल आ रही है भाई, पतला भी होना है. मेरा भी आज फेयरवेल ही है, उससे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ. भाई मेरे को एक चीज़ बता, मैं जब भी जिम का इतना ज़्यादा प्रवचन कर रहा हूँ, लोगों को गेस्ट को बुला रहा हूँ, डॉक्टर्स को बुला रहा हूँ, जिम की बस मैं जिम की बातें करे जा रहा हूँ. भाई लोग मेरे को बोलते हैं भाई सुशांत तूने बोल दिया कि भाई तू जिम जा, बट यार जिम की मोटिवेशन नहीं रहती. अब मुझे एक चीज़ बता, जो बंदा जिम से बिल्कुल एडिक्टेड है वो क्यों है एडिक्टेड? तू क्या एक बार एक्सप्लेन कर सकता है ऑडियंस को वो फीलिंग? यार वो फीलिंग मैं बताता हूँ क्या है. यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, 1 मंथ का डिसिप्लिन है, बिल्कुल कुछ नहीं है. आफ्टर अ 1 मंथ इफ़ यू आर क्वाइट डिसिप्लिन, व्हेन यू सी योर प्रोग्रेस ना, जब तुम शीशे के अंदर अपनी शर्ट उतारोगे एंड यू सी कि यार पतला तो लग रहा हूँ, यू सी द वेइंग मशीन एंड यार वेट तो घट गया है. और बाय एनी चांस, ये यूजुअली होता ही होता है जिम के अंदर, एक ना मोटिवेटेड लोग सभी हैं, और कोई किसी के साथ compete नहीं कर रहा है. हर कोई किसी को हेल्प करना है, अप्रिशिएट करना है. द मोमेंट यू एंटर द जिम और कोई तुम्हें अप्रिशिएट कर देता ना, यार सुशी पहले से काफ़ी पतला लग रहा है, या 1 महीने बाद कोई तुम्हें यार सुशी पतला लग रहा है यार, तो बस वही है मोटिवेशन. बिगेस्ट मोटिवेशन कम्स इज लाइक व्हेन यू एक्चुअली गो टू द जिम और कोई जना आकर तुमसे पूछता है यार बॉडी काफी बल्क लग रही है, साथ वर्कआउट कर लें. साथ वर्कआउट क्या कर रहा है, हाँ रूटीन क्या है, ये क्या है, तो बस वो कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि दिस इज एन इंस्टेंट कॉन्फिडेंस. पढ़ाई तो तुम साल भर भी कर लो, साल के एंड में जाके मेहनत दिखती है, फिर उसके बाद ना लोग तुम्हें पढ़ाकू डिक्लेयर करते तो तुम्हें पूछता भी नहीं है कोई. ठीक है, पर हाँ जिम में 1 महीने 1 या 2 महीने की अच्छी मेहनत सिर्फ एक चेंज दिखाने के लिए. यू वोंट गेट परफेक्ट, ये डे बाय डे का रूटीन होता जाएगा. हाँ वो जो जितने भी कंसेप्ट हम देखते हैं ना, बॉडी डिस्मॉर्फिया आ गया, ये सब आ गया, वो सब देखो वो चलता तो रहेगा, बिकॉज एक पीरियड ऑफ टाइम ये आने वाला है कि तुम मेहनत कर रहे हो अच्छे खासे लेवल पे, पर अब तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे चेंज करेगी. दैट्स व्हाई यू नीड टू चेंज योर वर्कआउट्स रेगुलर बेसिस पे. तो वो चीज़ थोड़ी सी आएगी. दैट इज समटाइम्स डिसअपॉइंटिंग थोड़ा सा, और ऐसा लगता है यार इंप्रूव नहीं हो रहा, वो बॉडी डिस्मॉर्फिया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं है, अभी भी बॉडी छोटी लग रही है. बट यू हैव टू गेट पास्ट इट. रेगुलर एक रूटीन बना लो. मोटिवेशन नहीं है तो जाना तो पड़ेगा भाई. भाई मुझे एक चीज़ बता, तू मणिपाल में यू आर ऑल्सो हियर फॉर 5 years, अभी तेरा भी आई थिंक 5th ईयर खत्म होने वाला है, 4 years. तो 4 साल में तूने ज़्यादा सारे जिम्स ट्राई कर लिए होंगे. बेस्ट जिम कौन सा है भाई, बता दे मणिपाल का तेरे हिसाब से. मरीना ही है. मरीना है ऑनेस्टली. मरीना की 2 कारण मैं बताता हूँ. 2 भीड़ बहुत है, पर एक वर्कआउट करने के लिए, एक मसल हिट करने के लिए इतनी वेरिएटिंग चीज़ें हैं ना. मशीन्स है, फ्री वेट्स हैं, और मशीन्स भी ऐसी ऐसी जो लाइक मैंने तो नहीं देखी हैं ऑनेस्टली. मैं जिस जगह जाता हूँ मैंने तो नहीं देखी है उस टाइप की मशीन्स. एक मसल को ट्रेन करने के लिए 3 अलग अलग तरह की मशीन्स रखी हैं. तो कॉस्ट इफेक्टिव भी मरीना ज़्यादा ही है. टोटली कॉस्ट इफेक्टिव यार. अगर तुम स्टूडेंट हो 2000 रुपये महीना, तो मतलब आई डोंट थिंक, वो तो वैसे भी हर कोई दे रहा है. 1500 1800 हर कोई जिम में देता है. तो 2000 इज मोर देन एनफ. और ज़्यादा लगता है तो तुम मतलब 6 महीने या साल की मेंबरशिप ले लो. बट स्टूडेंट्स को वो वारा नहीं खाती कि यार अभी तो घर चले आना है 3 या 4 महीने के सेमेस्टर के बाद. तो लोग 1-1 महीना का, तो 1-1 महीना इट्स नॉट कॉस्टली. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं तो ज़्यादा सारे जिम्स गया हूँ. मेरे को फिटनेस जोन बेस्ट लगता है. फिटनेस जोन 1700 रुपीज़ पर मंथ है, एंड इट्स लाइक अ स्मॉल फैमिली देयर. बस मेरे कुछ लाइक हरामी व्यूअर्स भी हैं. तो मरीना की लड़कियाँ कैसी है ये बता.
ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको तुम काउंट कर सकते हो। हाँ, ये एस्पेक्ट काउंट करना पड़ता है जिम ज्वाइन करने से हाँ, ये और आई फील है कि जो भी पूछता ना यार कौन से जिम जा रहा है, मैं कहा करनाल के अंदर देयर इज रेक्स जिम, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं कहा यार रेक्स जिम जा रहा हूँ, कहते बंदियाँ कैसी आ रही हैं वहाँ पे? मैं कहा तू सीधा सीधा पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे, जिम जाना है या बंदियाँ क्या? कहते नहीं दोनों कर लेंगे, ये क्या दिक्कत है, दोनों कर लेंगे। भाई मैं तो देखता भी नहीं हूँ भाई बंदे, वो भी नहीं देखती, वो भी अपना काम कर रही होती है, नहीं वो देख रही होती है क्योंकि अब तो भाई बल्क क्रेजी हो गया है। बट बिल्कुल इग्नोर भाई, अपने काम से काम रखना है। एक तो इतने गुस्से में रहते हो, ऊपर से तुम प्री मणिपाल में लौंडे भी आते हैं जो तेरे को लौंडे होके भी देखेंगे। भाई मेरे को ज्यादा टेंशन तो लौंडों से मिलती है कि भैया आपने ये कैसे करा, आपने ये कैसे करा, वो क्या करा। लड़कियां तो बस दूर से देख रही होती है, अब ठीक है मैं भी हेलो मैक्सिमम। बट फिटनेस जोन एनी डे मेरा फेवरेट जिम है। मैं गया था फिटनेस जोन, छोटा है यार, छोटा है, वो सारे दिख गए तो ये थी। अदरवाइज वो जिम प्रॉपर जिम जैसा दिखता है, जैसे हमारे यहाँ पर जिम्स होता है ना, वही ढंग की मशीन है। एक और बड़ी दिक्कत है यार, वो वेट ड्रॉप नहीं करने देते। कोई भी भारी वेट है दे एक्सपेक्ट कि 40 किलो के डंबल से अगर तुम प्रेस कर रहे हो तो तुम नीचे जब रखोगे तो उसको आराम से रखो, यार वो तो नहीं होने वाला भाई। अच्छा एक चीज बता, फॉर लेट्स से सेल्फ डिफेंस विच इज द बेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट? ट्राई बॉक्सिंग। बॉक्सिंग? ट्राई बॉक्सिंग क्योंकि एक वही चीज़ है जो तुम्हें थोड़ा डिफेंस सिखाएगी, ठीक है, और डक करना आना चाहिए वो, और डू सम जनरल कोर एक्सरसाइजेस जिससे ना कि तुम दूसरे को कहीं पुश अवे करना हो या कुछ करना हो, यू आर स्ट्रांग इनफ, दैट कम्स अंडर सेल्फ डिफेंस। नहीं तो अब मान लो किसी के पास चाकू हो तो तुम उसको किसी लेवल के, कोई लेवल नहीं है सेल्फ डिफेंस का एक्चुअल में। अब किसी के पास चाकू भी होगा, कुछ भी होगा, यू कांट डू एनीथिंग उस केस में, यू कैन रन, दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट। मैं तो ये टिप देता हूँ भाई ज़्यादातर मेरी फीमेल फ्रेंड्स को कि भाई अगर कभी मान लो कि तुम्हारा कोई हफ्शी सा बंदा है जो तुम पे गॉड फॉरबिड तुम्हारे साथ बदतमीजी हो रही है, सीधा लात लो उसके, बजा दो भाई वो दोनों पैरों के बीच में बजा दो, वो नीचे झुकेगा, उसकी गर्दन काट लो। हाँ मतलब ये बेस्ट तरीका सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों वही क्या ना, अपने इमेजिनरी वाइज हम कुछ भी रख सकते हैं, यू नेवर नो कि उस सिचुएशन में क्या होगा। बट ऐसा तो है कि भाई अगर तुम जैसे कोई भी लौंडा है, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट ये होता है कि जब भी हमारे पैरों के बीच में लात आ रही होती है हम नीचे होते हैं, हम झुकेंगे जरूर। कोई चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी लंबो, कितना भी छोटा हो, वो झुकेगा जरूर वो चीज बचाने के लिए। जैसे वो नीचे बचाए, सीधा गर्दन पकड़ लो भाई। ये मेरे को अच्छा सेल्फ डिफेंस लगता है। सिंपलर आंसर, कैरी अ पेपर स्प्रे। कैरी अ पेपर स्प्रे, बस कहानी कहता हूँ। और अगर जैसे मिर्ची की टॉलरेंस बहुत ज्यादा हो तो यार ये कैसे भाई। हाँ, अब मेरे को एक चीज बता कि तू अपने, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया बट जैसे अब आगे बच्चे भी होंगे, फैमिली शुरू करोगे, उनको सिखाएगा तू? बिल्कुल सिखाऊंगा। और क्या लाइक कौन सा सिखाना चाहेगा तू मिक्स मार्शल आर्ट उनको? स्टार्ट विद बॉक्सिंग, एनी टाइम स्टार्ट विद बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, ये दोनों सबसे मेजर रहते हैं। द रीजन बीइंग इज, मतलब बॉक्सिंग तो फिर एक अलग चीज आ गई, रेसलिंग इज इतना अंडररेटेड स्पोर्ट है ना वो, यू कांट यूज इट इन अ स्ट्रीट फाइट, पर वो तुम्हें बहुत चीजें सिखा देता है। एक तुम्हारा माइंडसेट काफी बड़ी चीज हो जाती है। यू आर यूजिंग योर माइंड एनी टाइम कि ये मेरे को कहाँ पटक देगा अभी उठाकर, कौन सा टेक डाउन मुझे आने वाला है, ये सप्लेक्स में ले जाए, कौन सा टेक डाउन मेरे को टाइम भी करना है, एग्जैक्टली, मेरे को साइड से जाना है, मेरे को कहाँ से जाना है, एग्जैक्टली कहाँ पर दिख रही है, एग्जैक्टली। और स्ट्रेंथ चाहिए अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, जो मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर हो। ठीक है, थोड़ा जेनेटिकली भी ठीक हूँ, ठीक है, क्योंकि पापा भी मेरे नेशनल लेवल वेट लिफ्टर रहे हैं। ओह वेरी गुड, तो वेरी गुड। हाँ, तो ये जो इतना ब्रॉड दिखता है, कई बार लोग पूछते यार बड़ा चौड़ा है ये वो, मैं कहा यार थोड़ा जेनेटिक्स का भी सहारा है। गुड जेनेटिक्स, गुड एनवायरनमेंट एंड वेरी गुड ट्रेनिंग विद हार्ड वर्क एग्जैक्टली मेक्स जैक्ड बॉय। एग्जैक्टली। डंडे यार डंडों का असर है, पता है। अब जो डंडे बढ़ने बंद हो गए ना, उस हमारी जनरेशन, एटलीस्ट हमारी जेन जी वाली जनरेशन को डंडे नहीं पड़े हैं। एग्जैक्टली, डंडे जरूरी हैं। आई फील लाइक हमारे यहाँ पर क्या होता था, सोनीपत के अंदर ही देयर वाज दिस पालीवाल सर करके एक, तो थे बैडमिंटन के कोच, पर जब जनरल ट्रेनिंग की बात आती थी तो सबको एक साथ ही करते थे, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और बैडमिंटन। उनके डंडे का असर है कि आज तक लिटिल एंजल स्कूल का हमेशा स्टेट के अंदर रैंक आया है बैडमिंटन में। क्रेजी। और लड़कियों को बख्शते नहीं थे, पुशअप मार रहे हैं ना, तो पड़ जाता था लड़कियों को भी डंडा, जाओ जो करना है कर लो। और उधर ना, क्योंकि बिकॉज अगेन सर का नाम बीप कर देंगे अगेन बिकॉज इट्स अ थोड़ा जाट वाला एरिया, ही वाज लाइक टोटली स्ट्रिक्ट। माँ बाप भी आते थे ना, माँ बाप भी उस टाइम पे कहते थे कि
अरे लगाया करो इसको यार, थोड़ा सीखेगा, ढंग से काम करेगा, और उसी का असर होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार ही डिसिप्लिन अंदर लाने के लिए ना तुम्हें थोड़ी सी मार तो खानी पड़ेगी। ठीक है, जब तक वो डांट नहीं पड़ेगी और असर नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा। वंस यू ग्रो ओल्डर, अपने आप समझदारी आ जाती है, एंड योर बॉडी इज ऑलरेडी इन अ हैबिट की हाँ ये मैंने किया हुआ है पहले, ये मेहनत मैंने पहले की हुई है। वो डंडे याद आ जाते हैं और वो मेहनत याद आ जाती है कि यार पहले भी तो जॉगिंग कर लेते थे 3-3, 4-4 किलोमीटर, अब क्या दिक्कत है, अभी भी कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत ही तो लगेगी, पहले भी स्टार्ट हुए थे, अब भी स्टार्ट हो लेंगे, तो हो सकता है। आजकल दिक्कत ये आ रही है, लोगों को वो हो सकता है कि डेफिनेशन नहीं पता, वो हार्डवर्क की डेफिनेशन ही नहीं पता है क्या। कई लोगों के लिए वही 2 से 3 घंटा काम करना, उनके लिए वो हार्डवर्क हो गया। हाय मैं तो थक सबके थ्रेशोल्ड कम हो गए हैं। एग्जैक्टली, वो थ्रेशोल्ड, एग्जैक्टली वो हार्डवर्क की एक्चुअल डेफिनेशन किसी को मालूम ही नहीं है, तो वो काफी बड़ा मेजर इफेक्ट करता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कोई भी बंदा, अगर अभी कोई लड़का अपनी प्यूबर्टी के थ्रू जा रहा है, अगर उसको जल्दी से जल्दी विजडम चाहिए जिंदगी में, जल्दी से जल्दी डिसिप्लिन चाहिए, जल्दी तो नहीं आती चीजें, बट लाइक बाकी लोगों के कंपैरिजन में अगर चाहिए, तो ही और शी शुड स्टार्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स। कोई ना कोई एक पकड़ो, उसमें लग जाओ, एग्जैक्टली, सब सफल हो जाएगा। द ओनली रीजन आई डोंट लाइक बॉक्सिंग नाउ इज बिकॉज आपकी क्रॉनिक ट्रोमैटिक एंसेफेलोपैथी CTE नाम की चीज काफी प्रेवलेंट है इस कम्युनिटी में। ब्रेन डैमेज होता ही होता है, वो लिखा हुआ होते ही होते हैं। ठीक है, तू और मैं एक दूसरे को नॉकआउट करने के चक्कर में एक दूसरे को इतना ब्रेन डैमेज दे चुके हैं उस दिन कि भाई आज हम तभी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टटर कर रहे हैं, शायद होपफुली नॉट। भाई ऐसे मत बोल भाई, क्या करे, मैं कर रहा था। तो CTE होता है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज भी हो जाती है कुछ लोगों को, जो वो तो मेडिकल इमरजेंसी, सीधा बंदा कोमा की तरफ जा रहा होता है उसमें। तभी तूने देखा होगा कि पॉइंट सिस्टम में कभी भी ना बैक पे पंच अलाउड नहीं होता, जो तूने मुझे 2 या 3 बार ही मारा और मेरे को वार्निंग भी मिली थी, पता है। लर्निंग प्रोसेस में हूँ अब। होपफुली इंटर माय आ रहा है, लेट्स फाइट अगेन। मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा, मैं भी इस बार नहीं लड़ पाऊंगा, बट अब हम दोनों ने पॉडकास्ट कर लिए, काम करेंगे, हम कमेंट्री करने चलते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। ये हमने अपने लिए फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी अभी ओपन कर दी है। भाई मेरे को एक चीज बता यार, अगर अब तेरा काफी अच्छा फ्रेम बिल्डअप हुआ है, एंड मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी ना प्रोपोर्शनेटली एक अच्छा मस्कुलर फ्रेम बिल्ड करूँ। योर थॉट्स ऑन डाइट, क्या डाइट होनी चाहिए यार? मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो इस टाइम हमारी जो एज है ना, हम पत्थर भी हजम कर सकते हैं। गो फॉर देसी घी जैसी डाइट्स। देसी घी तो आंख बंद करके डाल दो, ठीक है। नॉट टेलिंग की, क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा, हमारे यहाँ पर देसी घी इस हिसाब से चलता है और लोगों को पता नहीं है। व्हेन आई केम इन फर्स्ट ईयर, एवरीबडी आस्क्ड मी कि यार बड़ा बल्क है क्या? मैं कहा देसी घी का असर है। साउथ इंडियंस को पता ही नहीं था देसी घी क्या है। आधे साउथ इंडियंस को आइडिया ही नहीं था कि देसी घी होता क्या है, जबकि आई गेस इट्स लो चेन फैट्स ना, तो इजीली ब्रेक हो जाता है। और इतनी अच्छी एनर्जी है ना वो, मतलब मैं अपने वर्कआउट से पहले कॉफी के अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल रहा हूँ यार, जो ब्लैक कॉफी मैं बना रहा हूँ, बुलेट कॉफी बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो वो इट्स वेरी नेसेसरी। और डाइट में भी एवरीबडी फोकसेस ऑन मैक्रोज, नोबडी फोकसेस ऑन माइक्रोज, ठीक है। फिर कहते हैं कि यार जिम जा रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन हो रही है, बुखार हो जा रहा है हर 2-3 दिन बाद। यार तू डाइट में अंडे देखी जा रहा है कि प्रोटीन कितना जा रहा है, फैट्स भी नहीं गिन रहे अब तो लोग। फैट्स और कार्ब्स भी ऐसे लोग छोड़ भी कम कर देते, प्रोटीन भी गुड, डायल अप कर देते। इट्स एक्चुअली वेरी गुड फैट्स, घी जैसी चीजें तो गो फॉर इट। द ओनली रीजन हरियाणा के लोग हम वी सी कि इतने ज्यादा तगड़े हैं और इतने ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी जनरल डाइट ही ऐसी है। क्योंकि काम तो वो लोग कर ही रहे हैं, काम तो वो नो डाउट बाकी सब लोगों से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। खेतों में काम कर रहे हैं, बाद में भाई सब स्कूल में भी जा रहे हैं, अपना जो वर्क प्लेस है वो अलग है बिल्कुल ही, और ऊपर से वर्कआउट अलग जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो देसी घी के अंदर रोटियां भिगो के खा रहे हैं और उनको हजम भी हो रही हैं। नहीं तो आसानी से किसी को हजम थोड़ी ना होती है। भाई स्टार्टिंग से हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है कि फैट्स आर वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। फैट्स आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ये सारी चीज़ें कराता है। ऑब्वियसली फैट्स, देयर आर गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, बट ये जो घी जैसे फैट सोर्सेज है ना, अब इतनी प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारी, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के कारण कि हमें हर फैट बुरा लगने लग गया है। कोई भी गुड फैट हमें अपनी डाइट में दिखता नहीं, जैसे कि घी, जैसे कि लाड। मैं एक पर्टिकुलर चीज़ बताना चाहता हूँ। 2 इंडस्ट्रीज है जिसने आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़ क्रिएट करी है। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम माई साइड, बट मैंने थोड़े थोड़े फैक्ट्स चेक करे हैं। सो ड्यूरिंग 1920s और 1930s यूएस में सीड ऑयल्स जो भी हम करंटली यूज करते हैं ना, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये जो सीड के ऑयल्स है क्रश करके
The ये वाले worst. ऑयल्स जो मशीन्स में यूज होते थे लुब्रिकेंट्स, Exactly. वो ओवर प्रोड्यूस हो रहे थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के बाद, एंड उनकी मतलब बचे हुए थे वो ऑयल्स, तो वो अब हमारे लाइक फूड इंडस्ट्री के अंदर उनको इंट्रोड्यूस कराना था। तो एक तो उन्होंने बोला कि ये वाला जो एनिमल फैट्स है एंड ये जो काउ घी है, दीज आर बैड फैट्स, ये दीज कॉज हार्ट डिजीजेस। एंड दूसरी है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को पता था कि वो डायबिटीज एंड वो हार्ट डिजीज करा रही है, बट उन्होंने सारा का सारा ब्लेम फैट पे डाल दिया है। सो आई थिंक बोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज हैव मोटिवेटेड ईच अदर कि भाई हम सारा ब्लेम फैट पे डाल दे ना। हमारी जनरेशन जब 2000 में पैदा हुई है, 80 साल थे इनके पास, और अब हमारे लिए जब स्टार्टिंग के 10-15 साल तक तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे नहीं अगर मोटा नहीं होना तो फैट मत खाओ, मोटा नहीं होना तो ये मत खाओ। ये कोई नहीं बोलता था कि मोटा नहीं होना तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दो, मतलब अपने प्रोटीन बढ़ा दो। वेजिटेरियन डाइट के साथ ये भी मेरे को बहुत इशू लगता है। तो यार तूने तो काफी इन्फॉर्मेटिव चीज बता दी ये मैं वाली। जिस हिसाब से ब्रॉटअप हूँ ना, मतलब मेरे यहाँ तो बल्कि प्रमोट होता था कि नहीं दूध वाले प्रोडक्ट्स में क्या दिक्कत है, रोज सुबह उठो चल भाई जयंत दही खा, दही तो खानी है, गिनती नहीं, घी डल रहा है खाने में तो डल रहा है, खाना पड़ेगा। और क्या दिक्कत क्या है, अभी तो उम्र वो है, पहले तो हजम कर लो, जितना शरीर मांग रहा हो पचाओ उसको एक्चुअली में, जाओ अपना भाग दौड़ करो, रनिंग करो। मतलब मैं देखता हूँ कितने मेरे साथ में पीयर्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया स्पोर्ट्स के मामले में, और थुलथुले मोटे हुए पड़े हैं बिल्कुल ही। और मोटापा एक होता है ना कि हमारे यहाँ पर मोटापा आ भी जाता था ना तो वो जान वाला मोटापा होता था कि भाई साहब जान है इसमें, मोटा है, तगड़ा है ये। अब मोटापे वाले लोगों में जान भी नहीं है, टोटली बिल्कुल खत्म है। हाँ मेरे साथ हो चुका, मैं कर सकता हूँ, मैं दबा सकता हूँ, मेरा मन करे तो। हाँ तो वो वाली दिक्कत आती है। तो आई लैंड बाय सेइंग, मेरे पापा एक चीज़, मतलब जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे डैड ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, वो ये थी कि तुम लोहे को नहीं खाओगे ना तो लोहा तुम्हें खा जाएगा। इसका मीनिंग कि तुम्हारी डाइट भी लोहे जैसी होनी चाहिए, क्योंकि तुम डेली बेसिस पे वो लोहा उठा रहे हो, तो तुम्हारी डाइट भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो, नहीं तो तुम गए। तो ये एक सबसे बेसिक चीज होती थी कि हाँ ये तो फॉलो करना ही करना है। बहुत पुराना कोड है, आई गेस मेरे को 7th क्लास में पापा ने बोला था, तुम लोहे को नहीं खाओगे तो लोहा तुम्हें खा जाएगा। परफेक्ट। दिस वाज अ वेरी फन एंड इंफॉर्मेटिव टॉक। होपफुली हम नेक्स्ट ईयर मिलते हैं। एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? यार आपकी जॉब लग गई है? फिलहाल के लिए तो जॉब लग गई है, तो अभी तो जॉब जाएंगे, इंटर्न है 6 महीने का, इंटर्न करेंगे बॉम्बे, एक ड्रीम ऑफ सिटी। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो भी हम बॉम्बे में शूट करें। सुशी टॉक्स विल बी एयरिंग सून। थैंक यू।